एक लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट के बाद जब हम एयरपोर्ट पे उतरते हैं ना, तो दिमाग में बस यही होता है कि जल्दी से अपना सामान ले और बाहर निकले। हाँ, बिल्कुल, एकदम आम सी बात है। लेकिन जरा सोचिए कि इस सीन को थोड़ा सा बदल दिया जाए। कोई टर्मिनल से बाहर निकले और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। बाप रे। है ना? और वो भी उन चीजों के लिए जो लगभग एक दशक पहले, मतलब 10 साल पहले, हजारों किलोमीटर दूर किसी युद्ध वाले इलाके में हुई थी। सही कहा। मेलबर्न एयरपोर्ट पर अभी हाल ही में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सीरिया से कुछ महिलाएं लौटी और उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। जी। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमारा जो सोर्स है वो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है जस्टिस परस्यूड, ऑस्ट्रेलियन विमेन चार्ज्ड विद सीरियन वॉर क्राइम्स। और हमारा मकसद ये समझना है कि इस्लामिक स्टेट यानी IS से जुड़ी इन ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं पर आखिर किस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून इन उलझे हुए मामलों को कैसे संभाल रहा है। सही बात है। अगर हम इस रिपोर्ट के तथ्यों को देखें ना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली के काम करने के तरीके की एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करते हैं। मतलब जब मानवता के खिलाफ अपराध की बात आती है, जो कि बहुत ही संगीन मामला है। एग्जैक्टली। तो कानूनी ढांचा जो है वो हमारे सामान्य क्रिमिनल मामलों से बहुत अलग तरीके से काम करता है। ये सिर्फ किसी एक देश के अंदर हुए अपराध का मामला नहीं रह जाता। इसका दायरा वैश्विक हो जाता है ना? बिल्कुल, ग्लोबल हो जाता है। मेलबर्न में जो गिरफ्तारियां हुईं, उनका विवरण इसी वैश्विक दायरे की गंभीरता को दिखाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 53 वर्ष की कौसर अहमद और उनकी 31 साल की बेटी ज़ैनब अहमद, ज़ैनब अहमद, उनके मेलबर्न एयरपोर्ट पर उतरने के 24 घंटे से भी कम समय के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों 2014 में अपने परिवार के साथ सीरिया गई थीं। और अब इतने सालों बाद शुक्रवार को उन्हें मेलबर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होना है। जी। पर सबसे खौफनाक हिस्सा इन पर लगे आरोपों का नेचर है। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस का आरोप है कि कौसर अहमद ने सीरिया में 10,000 अमरीकी डॉलर में एक महिला गुलाम की खरीद में हिस्सा लिया। बाप रे, $10,000? हाँ, और फिर उस महिला को जानबूझकर अपने घर में बंधक बना के रखा। उनकी बेटी ज़ैनब पर भी उस महिला गुलाम को घर में रखने के ही आरोप हैं। देखिए, एक इंसान की खरीद फरोख्त करना और उसे गुलाम बनाकर रखना बहुत ही अमानवीय है। बिल्कुल। कानूनी और मानवीय दोनों ही नजरिए से ये सबसे संगीन अपराधों की लिस्ट में आता है। और यही वजह है कि इन अपराधों के लिए अधिकतम 25 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। 25 साल? हाँ, मानवता के खिलाफ अपराध का मतलब ही ये है कि ये कोई आपसी विवाद नहीं है। ये एक नागरिक आबादी के खिलाफ एक बहुत ही व्यापक और व्यवस्थित हमले का हिस्सा है। मैं समझ रही हूँ। IS ने जिस तरह से महिलाओं को खरीदा और बेचा ना, वो उनके पूरे ऑर्गेनाइज्ड ढांचे का एक बहुत अहम हिस्सा था। अच्छा, इस रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हुए मुझे एक अजीब सी विसंगति, मतलब एक डिस्क्रिपेंसी भी नजर आई। कौन सी? सोर्स में एक जगह साफ तौर पर लिखा है कि अब्बास पर मानवता के खिलाफ अपराध के 4 आरोप हैं, जबकि अहमद पर 2 समान आरोप हैं। अच्छा। अब पूरी रिपोर्ट तो कौसर और ज़ैनब अहमद के इर्द गिर्द घूमती है, तो ये अब्बास कौन है? ये थोड़ा रहस्यमयी लगता है। आधिकारिक दस्तावेजों में और इस तरह की जो जटिल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होती हैं ना, उनमें ऐसी विसंगतियां होना कोई बहुत असामान्य बात नहीं है। मतलब ये आम बात है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी दूसरे सह आरोपी का जिक्र हो जिसका नाम अभी पब्लिक नहीं किया गया है, या फिर ये किसी उपनाम जिसे हम एलियास कहते हैं। हाँ, जो लोग अक्सर बदल लेते हैं। बिल्कुल, युद्ध वाले क्षेत्रों में लोग अक्सर नाम बदल लेते हैं। खैर, हम इस तथ्य को सोर्स के हिसाब से ही देख रहे हैं। सही कहा। लेकिन ये जो अब्बास पर 4 आरोप और अहमद पर 2 आरोप वाली बात है ना, ये एक और इशारा करती है। ये बताती है कि जांच एजेंसियां हर एक व्यक्ति के कामों का अलग-अलग और बहुत ही बारीकी से दस्तावेजीकरण कर रही हैं। मतलब सबको एक साथ नहीं लपेटा जा रहा। एग्जैक्टली। ये कोई सामूहिक आरोप नहीं है। हर चार्ज विशिष्ट घटनाओं पर आधारित है। अगर मैं इसके बारे में सोचूं, तो ये पूरी स्थिति मुझे किसी मनोवैज्ञानिक टाइम कैप्सूल की तरह लगती है। टाइम कैप्सूल? वो कैसे? मतलब देखिए, 2014 में जब ये महिलाएं सीरिया गईं, तो वहां की सरकार और सामाजिक ढांचा पूरी तरह से अलग था। एक युद्धग्रस्त इलाका जहां एक चरमपंथी संगठन का राज हो। IS का कंट्रोल था। हाँ, तो शायद उन्हें ये भ्रम रहा होगा कि वे वहां जो कुछ भी कर रही हैं वो उसी समय और उसी भूगोल में दफन हो जाएगा,
किसी को पता नहीं चलेगा। सही बात है। लेकिन जैसे ही वे एक दशक बाद अपने देश की धरती पर कदम रखती हैं, वो टाइम कैप्सूल खुल जाता है। उस समय की क्रूरता आज 25 साल की सजा के खतरे के रूप में उनके सामने आ खड़ी होती है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। ये जो आपने कहा ना, ये अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली के सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र, जिसे यूनिवर्सल जुरिसडिक्शन कहते हैं। हाँ बिल्कुल, उसे समझने का एक बेहतरीन तरीका है। आधुनिक कानून ये एकदम स्पष्ट कर चुका है कि कुछ अपराध इतने ज्यादा गंभीर होते हैं कि वे सीमाओं या समय के बीतने से खत्म नहीं होते। वो आपके साथ चलते हैं। जी, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर मानवता के खिलाफ अपराध करता है, तो उसका अपना देश उसे उन कामों के लिए जवाबदेह ठहराने का पूरा अधिकार रखता है। सही है। और यहीं पर इस केस का एक और पहलू पुलिस की कार्यप्रणाली को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, और अगर हम कौसर के परिवार के एक और सदस्य की बात करें, उनकी दूसरी वयस्क बेटी ज़हरा अहमद के मामले पर गौर करें, तो ये पहलू और भी साफ हो जाता है। रिपोर्ट में ये दर्ज है कि अली ज़हरा अहमद भी उसी दिन मेलबर्न पहुंची। जी लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया। जी, ये बहुत अहम पॉइंट है ना? ये बात कई धारणाओं को तोड़ती है। सुनने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि पुलिस सिर्फ एक ही फ्लाइट में होने या एक ही परिवार का हिस्सा होने की वजह से सबको एक ही डंडे से नहीं हाँक रही है। बिल्कुल। अगर वे ऐसा कर रहे होते तो ज़हरा भी आज सलाखों के पीछे होती। एग्जैक्टली। इस एक फैक्ट से ये साबित हो जाता है कि ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस एक टारगेटेड यानी बहुत ही लक्षित दृष्टिकोण अपना रही है। हमारी जो न्याय प्रणाली है वो गिल्ट बाय एसोसिएशन के सिद्धांत पर काम नहीं करती। मतलब सिर्फ किसी के साथ जुड़े होने की वजह से आपको दोषी नहीं मान लिया जाए। बिल्कुल सही। अगर कौसर और ज़ैनब को गिरफ्तार किया गया है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि पुलिस के पास उनके खिलाफ विशिष्ट और ठोस सबूत मौजूद हैं, जो सीधा उस गुलाम को खरीदने या रखने से जुड़े हैं। हाँ, और ज़हरा की गिरफ्तारी न होना यह दिखाता है कि कानून को कोई भी एक्शन लेने के लिए सक्रिय भागीदारी के सबूत चाहिए होते हैं, न कि सिर्फ वहां मौजूद होने के। ये तो बात हुई सक्रिय भागीदारी की। लेकिन जब हम इसी पैमाने को रिपोर्ट में दिए गए दूसरे मामले पर लगाते हैं तो चीजें बहुत ही दिलचस्प तरीके से बदल जाती हैं। सिडनी वाले केस की बात करें आप? हाँ, हमने अभी देखा कि किसी को गुलाम बना के रखने जैसे हिंसक अपराध के लिए 25 साल की सजा है जी। लेकिन सिडनी में जो गिरफ्तारी हुई वो हमें अपराध की एक पूरी तरह से अलग कैटेगरी में ले जाती है। वहां हिंसक कृत्य का कोई सीधा आरोप नहीं है। ये 32 साल की जनाई सफर का मामला है। जनाई अपने छोटे बेटे के साथ सिडनी एयरपोर्ट पर उतरी और लैंड करते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सिडनी कोर्ट में पेश होना है। हाँ, जनाई 2015 में सीरिया गई थी और सोर्स ये बताता है कि इसका कारण अपने पति से जुड़ना था। उनका पति पहले ही ऑस्ट्रेलिया छोड़कर IS में शामिल हो चुका था। अब देखिए, जैने पर कौसर या ज़ैनब की तरह किसी इंसान को खरीदने या गुलाम रखने का आरोप नहीं है। सही बात है। उन पर जो आरोप है वो है एक घोषित संघर्ष क्षेत्र, मतलब डिक्लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट जोन में प्रवेश करना, वहां रहना और एक आतंकवादी संगठन का सदस्य होना। जी। और इन आरोपों के लिए अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। अगर मैं स्थिति का विश्लेषण करूं तो ऐसा लगता है जैसे ये जो घोषित संघर्ष क्षेत्र है ये कोई रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव इलाका हो। रेडियो एक्टिव, ये काफी दिलचस्प तुलना है। हाँ, मतलब समझ रहे हैं ना, आपको वहां जाकर बम बनाने या कोई हिंसा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उस इलाके में कदम रखना और वहां रहना ही आपको कानूनी रूप से इतना दूषित कर देता है कि वापस लौटने पर 10 साल तक की सजा भुगतनी पड़ सकती। रेडियोधर्मी इलाके की ये उपमा अगर हम कानूनी नजरिए से देखें तो बहुत सटीक बैठती है। अच्छा? हाँ, किसी भी विदेशी क्षेत्र को घोषित संघर्ष क्षेत्र का दर्जा देने का मतलब ही यही है कि सरकार ने ये तय कर लिया है कि वहां कोई भी नागरिक गतिविधि सुरक्षित या तटस्थ नहीं हो सकती। मतलब वहां कुछ भी न्यूट्रल नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसे इलाके में जाता है और किसी आतंकवादी संगठन के ढांचे के अंदर रहता है तो वो अनजाने में या परोक्ष रूप से उस संगठन की मदद ही कर रहा होता है। मुझे लगता है इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। जी, बताइए। क्योंकि अगर हम सतह पर देखें
तो कोई ये तर्क दे सकता है कि जनई तो सिर्फ अपने पति के पास गई थी। ये तर्क दिया जा सकता है। तो अगर किसी ने सीधे तौर पर कोई हथियार नहीं उठाया, कोई क्रूर काम नहीं किया, तो बस सिर्फ उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने को इतना बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा क्यों माना जाता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। ये इसलिए है क्योंकि आईएस जैसे जो संगठन है वो केवल हथियारों के दम पर नहीं चलते। तो फिर तो वो लॉजिस्टिक रूप से उस संगठन का सपोर्ट कर रहा होता है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो घर संभाल रहा है वो दूसरे व्यक्ति को सीमा पर लड़ने के लिए फ्री कर रहा है। ओ, इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, और इसके अलावा ऐसे संगठन इन विदेशी नागरिकों की मौजूदगी का इस्तेमाल अपने प्रोपेगेंडा के लिए करते हैं। मतलब अपना प्रचार करने के लिए। एग्जैक्टली। वो दुनिया को ये दिखाते हैं कि देखिए, दुनिया भर से लोग हमारे विचार से जुड़ रहे हैं, अपना देश छोड़कर हमारे पास आ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा टूल है उनके लिए। बिल्कुल। इसलिए कानून ये मानता है कि घोषित संघर्ष क्षेत्र में आपकी सिर्फ मौजूदगी और एक आतंकवादी संगठन की सदस्यता अपने आप में एक बड़ा अपराध है। समझ गए। 25 साल और 10 साल की सजा के बीच का जो अंतर है ना, वो यही दर्शाता है। कानून सक्रिय क्रूरता और वैचारिक या लॉजिस्टिक सपोर्ट के बीच एक साफ रेखा खींचता है। लेकिन सजा दोनों के लिए सुनिश्चित करता है। एकदम सही। ये सच में एक बहुत ही मजबूत कानूनी सिद्धांत है जो इस भौगोलिक अपराध की धारणा को सही ठहराता है। जी। और जब हम इन अलग अलग मुकदमों से थोड़ा पीछे हटकर एक बड़ी तस्वीर को देखते हैं तो मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। क्या सवाल? ऑस्ट्रेलियन पुलिस इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम कैसे दे रही है? रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस यानी AFP के काउंटर टेररिज्म के असिस्टेंट कमिश्नर स्टीवन नट का एक बयान है। जी, मैंने भी पढ़ा वो। उनका कहना है कि पुलिस उन सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की जांच कर रही है जिन्होंने घोषित संघर्ष क्षेत्रों की यात्रा की है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई पुरानी फाइल नहीं है बल्कि एक सक्रिय जांच है। हर उस व्यक्ति को अदालत के सामने लाया जाएगा जिस पर आपराधिक आरोप है। इस बयान में जो ये सभी शब्द है ना, इसका इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? इसका मतलब है कि जांच एजेंसियां किसी भी व्यक्ति को संदेह का लाभ, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट, नहीं दे रही हैं। ओके। जो भी उस क्षेत्र से वापस आ रहा है वो डिफॉल्ट रूप से इस जांच के दायरे में है। ये कोई बंद हो चुकी फाइल को फिर से खोलने वाली बात नहीं है। मतलब ये एक लगातार चलने वाली एक्टिव प्रोसेस है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इसके व्यावहारिक पक्ष यानी लॉजिस्टिक्स पर विचार करूं तो ये काम लगभग असंभव सा लगता है। वो कैसे? खुद सोचिए, एक युद्धग्रस्त सीरिया है, वहां इमारतें मलबे में बदल चुकी हैं, शहरों का पूरा बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका है। तबाही मची है वहां। और वहां कोई पारंपरिक पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था तो बची नहीं है। ऐसी जगह से एक दशक पुराने अपराध के सबूत कैसे जुटाए जाते हैं? ये वाकई एक मुश्किल काम है। मतलब पुलिस अदालत में ये कैसे साबित करेगी कि $10,000 का लेन देन सच में हुआ था या एक महिला को गुलाम बनाया गया था? ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आप वहां जाएं और किसी दराज से कोई रसीद निकाल लें। बिल्कुल नहीं। तो फिर सबूत जुटाने का ये जो पूरा तंत्र है, ये आखिर काम कैसे करता है? देखिए, ये किसी भी जांच एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन यहीं पर हमें ये समझना होगा कि आधुनिक आतंकवाद निरोधी जांच काम कैसे करती है। ये सिर्फ क्राइम सीन पर जाकर भौतिक सबूत या फिजिकल एविडेंस इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। आईएस जैसा संगठन जब अपने चरम पर था ना, हाँ, तो वो एक बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक, मतलब दस्तावेजीकरण पर जोर देने वाला समूह था। अच्छा, उन्हें भी पेपरवर्क पसंद था? जी हाँ, उनके पास बाकायदा हर चीज का रिकॉर्ड होता था, चाहे वो लड़ाकों की सैलरी हो या फिर गुलामों की खरीद फरोख्त। बाप रे। जब अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं ने इन इलाकों पर वापस कब्जा किया तो उन्हें हजारों की तादाद में हार्ड ड्राइव्स, कंप्यूटर और बहुत सारे कागजात मिले। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमलावरों ने खुद ही अपने खिलाफ सबूतों का एक बड़ा भंडार छोड़ दिया था। बिल्कुल, उन्होंने खुद अपना कच्चा चिट्ठा छोड़ दिया। और आज के समय में डिजिटल फॉरेंसिक इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। भले ही कोई इमारत गिर गई हो, नष्ट हो गई हो, लेकिन सर्वर पर जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है ना, वो मिटता नहीं है। हाँ, वो तो क्लाउड या सर्वर्स में सेव रहता है। एग्जैक्टली। वित्तीय लेन देन के सुराग और खासतौर पर हवाला नेटवर्क्स के जरिए जो पैसे भेजे गए, उनका ट्रैक एजेंसियों के पास सुरक्षित रहता है। समझ रही हूँ। इसके अलावा पश्चिमी खुफिया एजेंसियां, जिनमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, वे लगातार इंटरसेप्ट किए गए संचार, मेटाडेटा और सोशल मीडिया के आर्काइव्स का विश्लेषण करती रहती हैं। ये तो काफी हाईटेक हो गया। हाँ, और सबसे अहम बात, वे गवाहियों पर बहुत निर्भर करते हैं। गवाहियां मतलब जो लोग वापस आ चुके हैं। जी। जो लोग पहले वापस आ चुके हैं या जिन्हें पकड़ा जा चुका है, उनसे जो पूछताछ होती है
वो इन नए मामलों की कड़ियों को जोड़ने में बहुत काम आती है। ये तो एक बहुत विशाल पहेली, मतलब एक बड़े जिगसॉ पजल को सुलझाने जैसा है। बिल्कुल, जहां अलग-अलग देशों की एजेंसियों मिलकर उस एक तस्वीर को पूरा कर रही हैं। ये जानकारी इस बात को बहुत स्पष्ट कर देती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और जांच एजेंसियों के हाथ सच में कितने लंबे होते हैं। जी। मतलब अगर किसी को ये लगता है कि वो युद्ध क्षेत्र की उस अराजकता में छिपकर कुछ भी कर सकता है और उसे कोई देखने वाला नहीं है, तो वो पूरी तरह गलत है। 100% गलत है। कहीं ना कहीं एक डिजिटल निशान, एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड या कोई ऐसा कागज मौजूद होता है जो सालों बाद उस व्यक्ति को कटघरे में ला खड़ा करता है। बिल्कुल सही कहा। असिस्टेंट कमिश्नर स्टीफन नट का ये कहना कि सक्रिय जांच चल रही है, ये साबित करता है कि जैसे जैसे नई तकनीक आ रही है, नई खुफिया जानकारी मिल रही है, वैसे वैसे इन पुराने मामलों की फाइलें भी और मजबूत हो रही हैं। ये आधुनिक न्याय व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। एक समय था जब लोग मानते थे कि अगर आप किसी दूसरे देश की सीमा में चले गए, खासकर किसी युद्धग्रस्त देश में, तो आप अपने देश के कानून से बच गए। हाँ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। एग्जैक्टली। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरा परिदृश्य ये स्थापित करता है कि जवाबदेही और उत्तरदायित्व यानी अकाउंटेबिलिटी वो व्यक्ति के साथ साथ यात्रा करती है। वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। जी। जब आप अपनी नागरिकता वाले देश में वापस लौटते हैं तो आप अपने अतीत को पीछे नहीं छोड़ सकते। सही बात है। आपके द्वारा चुने गए रास्ते, विशेष रूप से ऐसे चरमपंथी विकल्प, वो कानूनी परिणामों के साथ वापस लौटते हैं। तो अब तक हमने इस विश्लेषण में आरोपों की गंभीरता को समझा, मानवता के खिलाफ अपराध के दायरे को परखा और ये भी देखा कि कैसे केवल एक भौगोलिक क्षेत्र में आपकी मौजूदगी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में आंकी जाती है। जी बिल्कुल। इन सब के बीच सुनने वालों के लिए इस पूरी रिपोर्ट से निकलने वाला सबसे अहम निष्कर्ष क्या है? मुझे लगता है कि ये पूरी जानकारी सिर्फ कुछ कानूनी मामलों का विवरण नहीं है। सही कहा। बल्कि ये एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून असल में कैसे काम कर रहा है। अतिवाद या एक्सट्रीमिज्म सिर्फ उस समय और उस स्थान को प्रभावित नहीं करता जहां वो घटित होता है, बल्कि ये एक ऐसा साया है जो दशकों तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। ये बिल्कुल सही है। ये रिपोर्ट एक चेतावनी भी है और एक दृष्टांत भी। ये दिखाती है कि जब मानवाधिकारों के चरम उल्लंघन की बात आती है तो न्याय प्रणाली की पहुंच कितनी गहरी और कितनी लंबी हो सकती है। जी। और जो लोग चरमपंथी विचारधाराओं के प्रभाव में आकर ऐसे कदम उठाते हैं, उन्हें यह समझना ही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और उनके अपने देश का कानून उन्हें बख्शने वाला नहीं है। बिल्कुल। और कानूनी जवाबदेही की इस पूरी चर्चा के बीच इस रिपोर्ट से एक ऐसा विचार भी उभरता है जो कानूनी ढांचे से कहीं परे है। वो क्या? जो कहीं अधिक मानवीय है और शायद कहीं ज्यादा जटिल भी। पूरी रिपोर्ट में हमने आरोपियों की बात की, जांच एजेंसियों की बात की, सजा के प्रावधानों की बात की। जी। लेकिन उन लोगों का क्या जो इन परिस्थितियों में अपनी मर्जी से नहीं थे? आप बच्चों की बात कर रही हैं? हाँ। जनाई सफर अपने छोटे बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया लौटी। कौसर अहमद की एक और बेटी जहरा अहमद भी वापस आई, लेकिन उस पर कोई आपराधिक आरोप नहीं लगा। सही पॉइंट। अगर हम इस परिदृश्य पर गहराई से विचार करें ना, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन बच्चों और परिवार के उन सदस्यों का भविष्य क्या होगा। बिल्कुल। ये बिताई है। हालांकि उन पर कोई आपराधिक आरोप नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ वहां देखा है, जो सहा है, उसका प्रभाव तो बहुत गहरा होगा। मानसिक प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। हाँ। तो सुनने वालों के लिए सोचना दिलचस्प होगा कि क्या हमारा समाज और हमारी मौजूदा व्यवस्था उन्हें एक सामान्य जीवन में वापस ला पाने में सक्षम है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर उस युद्ध क्षेत्र की वो डरावनी यादें और उसका साया उनके पूरे जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ जाएगा, जिससे उभरना शायद किसी भी कानूनी लड़ाई से कहीं अधिक कठिन साबित होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।